हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने बात किया था हमारे पूरा टॉर्क इक्वेशन, उससे हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखे थे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो नोट डाउन किए थे। और उसके बाद हम रिलेशन निकाले थे बिटवीन द वेरियस टॉर्क, जैसे कि टी स्टार्टिंग अपॉन टी मैक्स का रेशियो हम लोगों ने निकाला था, टी फुल लोड अपॉन में टी मैक्स का रेशियो निकाला था और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप पहले वो वीडियो देखिए, एक सीक्वेंस में पढ़िए, नोट्स बनाइए, उससे बाद आप क्या कर सकते हैं उसके लिए रिविजन में अपना देख सकते हैं खुद का नोट्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे डीप केज रोटर, डबल केज रोटर और उसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारे, मैंने यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है, क्रॉलिंग, कॉगिंग। तो ये क्लास आपके पूरे इंडक्शन मोटर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। देखिए मेंस में इसमें इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको प्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखना है। तो हमारा पहला टॉपिक आज का रहेगा डीप केज एंड डबल केज रोटर। तो देखिए हमारा क्या होता है, ये एक एक करके हम बात करेंगे, क्या इसका प्रॉपर्टी है, फीचर्स हैं और क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, पहला आप हेडिंग डालिए सबसे पहले, डीप केज एंड डबल केज रोटर। ठीक है, डीप केज एंड डबल केज रोटर, जिसमें भी हम पहले पढ़ेंगे डीप केज रोटर, लेकिन पहले इनका रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं कि हम लोग ये क्यों पढ़ते हैं, डीप केज और डबल केज रोटर का आखिर जरूरत क्या पड़ गया। तो हम ये बोल सकते हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई रोटर रेजिस्टेंस, देखिए हाई रोटर रेजिस्टेंस ऑब्टेन करने के लिए अब आप लोग को ये सोच रहे होंगे कि हाई रेजिस्टेंस हमें क्यों चाहिए। तो हम देखे थे जो हमारा टॉर्क है वो डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस पे, यानी कि अगर हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा करके टॉर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क, इसमें आप बोलिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क। और अगर हाई स्टार्टिंग टॉर्क बोल रहे हैं, रोटर रेजिस्टेंस हाई है, तो हम ये बोलेंगे कि लो स्टार्टिंग करंट आप लोगों को लो मिलेगा। आपकी रिक्वायरमेंट हमेशा यही होनी चाहिए कि स्टार्टिंग करंट लो हो। ठीक है, एट इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर। तो ये मैंने प्रॉपर्टी बताया है कि अगर हम लोगों को हाई रोटर रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हम लोगों को हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, रेजिस्टेंस हाई है तो लो स्टार्टिंग करंट की रिक्वायरमेंट होगी एट इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर। ठीक है, अगर और दूसरे सेंस में अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा एंड लो रेजिस्टेंस एट रनिंग, लो रोटर रेजिस्टेंस एट रनिंग कंडीशन, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है एट रनिंग, यानी कि टू ऑब्टेन हाई रोटर रेजिस्टेंस एट, यहां पर स्टार्टिंग लिख लीजिए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में बहुत कम रेजिस्टेंस हुआ तो वहां का, यानी कि देखिए हमारा रिक्वायरमेंट ये होता है कि स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा रोटर रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर लो हो गया तो हमारा स्टार्टिंग करंट ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। हमेशा स्टार्टिंग करंट लो होना चाहिए और हमारा स्टार्टिंग टॉर्क हाई है, लो स्टार्टिंग करंट एट इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर। और सेकंड सेंस में मैं ये बात करूंगी कि लो रोटर रेजिस्टेंस एट रनिंग कंडीशन में हमेशा क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल ड्रॉप हो जाता है रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो इसमें आप ये बोल सकते हैं कि लॉसेस और एफिशिएंसी को ध्यान में रखना है हम लोगों को। ठीक है, लो लॉसेस एंड एफिशिएंसी, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ तो लॉसेस बढ़ जाएंगे, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। लो लॉसेस एंड हाई एफिशिएंसी, तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, हम इस केस में ये दो कनेक्शन यूज करते हैं। दिस टू कनेक्शंस आर यूज्ड, कौन कौन सा, दैट इज डीप केज एंड डबल केज रोटर। नाम है ये, अभी फिलहाल समझिए, नाम एक्सप्लेन मैं करूंगी अभी। डीप केज एंड डबल केज रोटर, डबल केज
रोटर। ये कंस्ट्रक्शन है हम लोगों का डीप केज एंड डबल केज रोटर का। तो इसके वजह से हम लोगों को ये रिक्वायरमेंट मिलेगी, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, ठीक है। और हम बोल सकते हैं इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी अचीव, high starting torque can be achieved with the help of डबल केज एंड डीप केज रोटर, या फिर डीप केज एंड डबल केज रोटर। इन दोनों ही केज की वजह से, केज रोटर की वजह से हमारा स्टार्टिंग टॉर्क हाई मिलेगा इन केस ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। बिकॉज हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड एट बोथ दी एंड्स वाया एंड रिंग्स से ये शॉर्टेड रहता है दोनों ही तरीके से, दोनों ही तरफ से। तो हम इन दो केज का यूज करके स्टार्टिंग टॉर्क हाई मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क हाई होनी चाहिए आपके इंडक्शन मोटर के लिए, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। और इसमें हम देखेंगे ये दोनों ही रोटर स्किन इफेक्ट का यूज करेंगे। दिस रोटर्स make the use of skin effect। और आपको पता है स्किन इफेक्ट क्या होता है, हमारा एक ऐसा इफेक्ट है जो एसी में प्रेजेंट होता है। नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओवर द सरफेस, खाली सरफेस पे करंट फ्लो होता है, नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है, जिसके वजह से हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसका यूज करेंगे और हम जानेंगे फीचर्स क्या है डीप केज एंड डबल केज रोटर का। सिंपल क्वेश्चन आता है, इसमें आप लोगों को ज्यादा थ्योरी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बस जो बेसिक एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से वो यही होते हैं। केज का थोड़ा सा फीचर्स पूछ लेता है कभी कभार, तो इतना आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा इस टाइप के केज रोटर में, ठीक है। उसके बाद हम अगर ये आप लिख लिए हैं तो डीप केज रोटर में अलग से एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा डीप केज रोटर। तो मैं हेडिंग आप डाल लीजिए डीप केज एंड डबल केज रोटर, डीप केज एंड डबल केज रोटर। पहला हम देखेंगे डीप केज, फिर हम देखेंगे डबल केज, उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे पूरे हार्मोनिक्स टॉपिक में। बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है, बिल्कुल इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है, सिर्फ मेन टॉपिक ही आप लोगों को याद रखना है, ओके। पहला हेडिंग डालिए आप डीप केज रोटर, डीप केज रोटर। तो जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई स्टार्टिंग टॉर्क, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क को अचीव करने के लिए हम लोग इस टाइप का केज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें हमारा कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, देखिए दो केज होंगे, एक टॉप स्ट्रिप होगा और एक बॉटम स्ट्रिप होगा, टॉप स्ट्रिप एंड बॉटम स्ट्रिप। तो कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है, देख लीजिए। जब आप इसका 3D व्यू देखेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल के लिए हम लोगों को 2D से काम चलाना पड़ेगा। ये आपका हो गया टॉप स्ट्रिप, देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके का आपका कंस्ट्रक्शन होगा और इसे आप नाम दे दीजिए टॉप स्ट्रिप, टॉप स्ट्रिप, एंड ये आपका हो जाएगा बॉटम स्ट्रिप। डीप केज रोटर है इसीलिए ऐसा डीप बनाया गया है। और ये आप लोगों का लीकेज फ्लक्स पैटर्न होगा, यहां लिख लीजिए आप लीकेज फ्लक्स पैटर्न, ठीक है, लीकेज फ्लक्स पैटर्न। इसमें हम लोगों को क्या है, एक डीप नैरो बनाया जाता है, सेमी एनक्लोज्ड स्लॉट रहता है और नंबर ऑफ लेयर्स कनेक्टेड रहते हैं हमारे पैरेलल में। देख लीजिए बहुत सारे लेयर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, सेमी एनक्लोज्ड है, सेमी एनक्लोज्ड स्लॉट है। तो यहां लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए अ डीप नैरो
a deep narrow rotor with semi-enclosed slots with various layer connected in parallel, ठीक है, with various layers connected in parallel, बहुत सारे लेयर हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, विथ वेरियस लेयर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब हमें कुछ फीचर्स पढ़ना पड़ेगा टॉप स्ट्रिप एंड बॉटम स्ट्रिप का, तो जो छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन है वो मैं बता देती हूँ, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और मेंस में कभी भी आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा कि डीप केज एंड डबल केज के बारे में बताइए, लेकिन इन जनरल आप लोगों को कम से कम ऊपर नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है, ऊपर नॉलेज होनी चाहिए। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं, इसमें 3-4 डिफरेंस है, वही आप लोगों को पढ़ना है। टॉप स्ट्रीम एंड बॉटम स्ट्रीम, तो बॉटम स्ट्रीम में हम लोगों को क्या होता है, लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए मोर लीकेज फ्लक्स, पहला पॉइंट मोर लीकेज फ्लक्स। इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, इसमें लेस लीकेज फ्लक्स हो जाएगा, लेस लीकेज फ्लक्स, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इस वाले हम लोगों को लीकेज पैटर्न देखिए, और यहाँ पर हमारा लीकेज होता है ज़्यादा, तो हम पहले में बोलेंगे मोर फ्लक्स लीकेज या फिर मोर लीकेज फ्लक्स, इसमें हम लेस लिखेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा मोर रिएक्टेंस या फिर मोर लीकेज रिएक्टेंस, क्योंकि जितना ज़्यादा लीकेज फ्लक्स होगा उतना ही ज़्यादा लीकेज रिएक्टेंस होगा, तो सेकंड पॉइंट आप लिख लीजिए मोर लीकेज रिएक्टेंस। और इसमें आपका हो जाएगा फिर लेस स्टार्टिंग करंट, क्योंकि रिएक्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्टार्टिंग करंट हमारा होगा कम, तो बॉटम स्ट्रिप में हमारा करंट स्टार्टिंग करंट कम होगा एज कंपेयर टू द टॉप स्ट्रिप। जस्ट इसके ऑपोजिट यहाँ पर लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका लेस लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा मोर स्टार्टिंग करंट, मोर स्टार्टिंग करंट, मोर स्टार्टिंग करंट। तो देख लीजिए एक बार मैं फिर से मोटा मोटी ऊपर बता देती हूँ। हमारे डीप केज रोटर में हम लोगों का मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, in order to obtain the high starting torque we use deep cage and double cage rotor, and here we are discussing the deep cage rotor in which there is a deep narrow rotor with semi enclosed slots with various layer connected in parallel, and this strip is called top strip, this strip is called bottom strip, and I have also explained the difference between the top strips and bottom strip, ठीक है। In bottom strip we can say that there is a more leakage flux, in this less leakage flux, and just opposite आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा लीकेज उतना ही ज़्यादा रिएक्टेंस होगा, उतना ही स्टार्टिंग करंट हमारा होगा कम। ये इसके फीचर्स हो गए। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी और टॉर्क का, ठीक है, टॉर्क बताऊँगी मैं कितना होगा। तो यहाँ पर एक ठोक और डायग्राम है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि हमेशा आप लोगों को बताना है स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा, स्टार्टिंग टॉर्क आपका कितना होगा, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क आपका कितना होगा, तो ये एक्सप्लेन करना है। ये आपका हो जाएगा हाई आर की वजह से, दिस इज हाई रोटर रेजिस्टेंस, इस तरीके का पैटर्न मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लो आर, ठीक है, लो आर हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा डीप केज रोटर लगाएंगे तो इनके बीच में हम लोगों को इस तरीके का कुछ पैटर्न मिलेगा। ये हो जाएगा डीप केज रोटर, डीप केज रोटर, ठीक है, समझ में आया, डीप केज रोटर। और हाई टॉर्क हो जाएगा ड्यू टू हाई आर, ये हाई टॉर्क ड्यू टू हाई आर। अब थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन कर लेती हूँ, आप लोगों को देख लीजिए ये चीज मैं, ठीक है। ये तीनों ही एक पॉइंट में आएंगे, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया देखिए बनाने में। ये सब पिछली बार में भी हम लोगों ने देखा था, ये सब एक ही पॉइंट पे आएंगे, तब आप कंपेयर कर सकते हैं मेनली अच्छे तरीके से।
इस तरीके का कोई डायग्राम बनेगा। ये आपका हो जाएगा डीप केज रोटर का। मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, ये आपके वैसे एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको मोटा मोटी ऊपर नॉलेज रहना चाहिए किसी भी चीज़ का। बिल्कुल टॉपिक को ब्लैंक छोड़ करके कभी नहीं जाना है। ये हो जाएगा डीप केज रोटर की वजह से। अब देखिए, ये कहने का मतलब ये है आप लोगों का कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क लो, जब हम लोग लो रोटर रेजिस्टेंस ले रहे थे तो इतना था, यहाँ से यहाँ तक आपका स्टार्टिंग टॉर्क था। ठीक है, ये किसकी वजह से आता था? जब आप लो रोटर रेजिस्टेंस लेते थे। ओके, जब आप हाई रेजिस्टेंस लेते थे तो यहाँ तक होता था, लेकिन जब आप डीप केज रोटर लेंगे तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है डीप केज रोटर के बारे में। बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन है, इसमें ज़्यादा आप लोगों को सिर्फ अगर पूछा जाएगा तो ये बॉटम स्ट्रिप और टॉप स्ट्रिप के बारे में ही पूछा जाएगा। प्रॉपर्टी कि बॉटम स्ट्रिप में क्या होता है, लीकेज रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, ये सब प्रॉपर्टी आप लोगों को समझनी है। बस इससे ज़्यादा आप लोगों को इस टॉपिक में कुछ भी नहीं पढ़ना है। कभी भी आप लोगों को ना न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आएगा और ना ही ज़्यादा थ्योरी पूछा जाएगा। बस नाम आप लोगों को ऊपर ऊपर पता रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं जाऊंगी डबल केज रोटर में। तो डबल केज रोटर से एक आध एमसीक्यूज क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। डबल केज रोटर, इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट यही है कि आप लोगों को हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए आप लोगों को इस तरीके का कनेक्शन करना पड़ता है। एक आउटर केज रहेगा और एक इनर केज रहेगा, और दोनों ही कनेक्टेड रहेंगे आपके पैरेलल में। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से हेडिंग डालिए डबल केज रोटर, डबल केज रोटर। डबल केज रोटर, अगर हम देखिए एक ऑर्डिनरी केज रोटर के बारे में बात करें तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। डीप रोटर के बारे में बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है ऑर्डिनरी से। और अगर हम डबल के बारे में बात करेंगे, डबल केज रोटर का, तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है आप लोगों को। तो हियर यू कैन राइट एन ऑर्डिनरी केज रोटर, ordinary cage rotor offers low starting torque. This is the first explanation. पहला है कि लो स्टार्टिंग टॉर्क आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद अगर डीप केज रोटर के बारे में अगर आप बात करेंगे, then it offers high starting torque. But double cage rotor offers even high starting torque more than deep cage rotor. ठीक है, more than डीप केज रोटर। तो यही मेन रिक्वायरमेंट है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क यू कैन इंप्रूव विद द हेल्प ऑफ डबल केज रोटर इवन मोर देन डीप केज रोटर। तो ये हम लोगों का क्या होता है, डबल केज रोटर। इसमें हम लोगों का दो केज रहता है, देख लीजिए। ये आपका हो जाएगा आउटर केज, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आउटर केज, जिसे आप बोल सकते हैं आउटर केज। और इससे नीचे वाला आप लोगों का रहेगा इनर केज, ठीक है, इसे आप बोल दीजिए इनर केज। ठीक है, दो केज रहेगा और ये दोनों ही कनेक्टेड कैसे रहेगा, पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो हाई बेटर स्टार्टिंग और रनिंग परफॉर्मेंस मिलता है हम लोगों को, बेटर परफॉर्मेंस मिलता है हम लोगों को। तो यहां से आप दो कंपैरिजन कर सकते हैं। एक तरफ आप लिखिए आउटर केज और एक तरफ आप लिखिए इनर केज। यहां पर ये दोनों ही कनेक्टेड रहते हैं, आपके दोनों ही केज कनेक्टेड रहते हैं पैरेलल में, पैरेलल कनेक्शन है।
तो देखिए आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द टू cages inner cage and outer cage are connected in dash series parallel। तो आप लोग को बताना है दिस बोथ आउटर केजेस एंड इनर केजेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं इनर केज और आउटर केज का। उसमें हम प्रॉपर्टी देखेंगे आउटर केज में क्या होता है और इनर केज में क्या होता है। तो यहां सबसे पहले आप देखिए आउटर केज का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, कम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है यहाँ पर, तो आप लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जबकि इनर केज में हमारा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट हाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलता है। ठीक है, हाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट और ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए। इनर केज और आउटर केजेस के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो यहां सिर्फ आप डायग्राम देख के ही समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कम है, इसका ज्यादा है। अब आप मुझे ये बताइए, जब आप रेजिस्टेंस पढ़ते हैं बेसिक बिल्कुल, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A या फिर आप R इज टू रो L अपॉन में A बोलते थे। यहां से अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा और वाइस वर्सा, यानी कि इनवर्स में रिलेशन है। तो इसका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो मैं कहूंगी हाई रोटर रेजिस्टेंस या फिर हाई रेजिस्टेंस। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमेशा देखिए, एक याद करने का मैं तरीका बता देती हूँ। इनर केज या फिर वहां पर बॉटम केज था, दोनों में ही हमारा लीकेज फ्लक्स ज्यादा होता है, मोर फ्लक्स लीकेज। ठीक है, मोर फ्लक्स लीकेज। इसमें हमारा होता है लो फ्लक्स लीकेज। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं दोनों को कंपेयर करके। अगर मैं फोर्थ पॉइंट देखूं तो जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा हमारा लीकेज रिएक्टेंस होगा। तो यहां लिख लीजिए आप मोर लीकेज रिएक्टेंस, मोर लीकेज रिएक्टेंस। इसके जस्ट ऑपोजिट आप फोर्थ पॉइंट में डाल दीजिए लेस या फिर लो लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। द फिफ्थ पॉइंट इसमें अब आप लोगों का क्या देखिए, हाई रेजिस्टेंस है तो हम यहां पर कहेंगे, हाई रेजिस्टेंस है तो हम फोर्थ पॉइंट ये कह सकते हैं कि यहाँ का हमारा लो स्टार्टिंग करंट होगा। यहां पर रेजिस्टेंस हाई है तो यहाँ का लो स्टार्टिंग करंट होगा। जस्ट इसका ऑपोजिट लिख लीजिए, यहां पर हाई स्टार्टिंग करंट, हाई स्टार्टिंग करंट। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि लो स्टार्टिंग करंट है तो यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों का टॉर्क। आप मुझे बताइए, पूरे इंडक्शन मोटर में हमेशा टॉर्क आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आउटर केज का हमेशा स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। यहां लिख लीजिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, और इसमें होता है हमारा लो स्टार्टिंग टॉर्क। तो ये छठा पॉइंट है आपका, लो स्टार्टिंग टॉर्क। तो ये देखिए, ये कुछ 6 डिफरेंस है। एक आध और है, वो जरूरी नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो हमेशा टॉर्क रिक्वायरमेंट की होती है, स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क आप देख लीजिए किसमें ज्यादा है किसमें कम है। ठीक है, यहां पर आप लोग को टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। डबल केज रोटर में कनेक्शन कैसे रहता है, पैरेलल में कनेक्शन रहता है, वो भी हम देखेंगे कैसे पैरेलल कनेक्टेड रहता है। यहां पर आप देख लीजिए टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। ये हो जाएगा आपका आउटर केज के लिए, दिस इज फॉर आउटर केज। अगर सिर्फ आप एक लगाएंगे आउटर केज तो इतना मिलेगा। अगर ये हो जाएगा इनर केज के लिए, दिस इज फॉर इनर केज,
दिस इज फॉर इनर केज। और अगर आप ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लीजिए। दिस इज फॉर इनर केज, दिस इज फॉर आउटर केज, this one is for outer cage, this one is for inner cage, एंड इन दोनों को अगर हम दोनों को डबल रोटर बना दिया जाए, डबल रोटर बना देंगे तो इससे ज़्यादा, इवन इन दोनों से ज़्यादा आप लोगों को स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। तो ये आपका डबल केज के लिए हो जाएगा टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टार्टिंग टॉर्क ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस पे। इनर केज के इसमें इतना था, आउटर में इतना था, देख लीजिए वहाँ पर लिखा भी है मैंने, हाई स्टार्टिंग टॉर्क आउटर के लिए, इनर के लिए, डबल के लिए उससे ज़्यादा है। तो दोनों को अगर आप केज को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तब आप लोगों को डबल केज रोटर मिलता है। और ये कनेक्शन भी हम देख लेते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट देख लेंगे डबल केज रोटर का, ठीक है। अब इसी में आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ डबल केज रोटर। डबल केज रोटर कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसमें मोस्टली यही पूछता है कि कैसा कनेक्शन रहता है। तो डबल केज रोटर में हमेशा इनर केज और आउटर केज पैरेलली कनेक्ट रहते हैं, पैरेलल में कनेक्शन होता है। तो और नेक्स्ट हेडिंग इज इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ डबल केज रोटर, ठीक है, डबल केज रोटर, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ डबल केज रोटर। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम यानी कि हम लोगों को एक एक क्वांटिटी को शो करना पड़ेगा। देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा स्टेटर का रेजिस्टेंस, स्टेटर का रिएक्टेंस, और यहां पर हमारा जो केज रहेगा ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, ठीक है। अब इसका मैं नेमिंग कर रही हूं, देखिए नेमिंग कैसे होगा। ये आपका स्टेटर वाला पार्ट है, तो यहां से आपका हो जाएगा R1 X1, स्टेटर का रेजिस्टेंस, स्टेटर का रिएक्टेंस। अगर मैं दोनों को ही कंबाइन करूंगी तो ये हो जाएगा Z1, इंपिडेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग, और यहां से आपका EMF ये हो जाएगा आपका E1, स्टेटर EMF। क्योंकि मैं कही हूं दो केज पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहां से हम बोल देते हैं ये आउटर वाला करंट है, रोटर को शो कर रहे हैं, ये हमारा रोटर का पार्ट है। देख लीजिए, रोटर का पार्ट है जिसमें ये आउटर केज के लिए मैंने O से रिप्रेजेंट किया है आउटर, और मैं I से रिप्रेजेंट करूंगी इनर को। तो ये हो जाएगा रोटर का करंट आउटर के लिए, इनर के लिए। रेजिस्टेंस वाला पार्ट R2O अपॉन में S हो जाएगा, जैसा कि हम इक्विवेलेंट सर्किट देखे थे वहां पर हमारा R2 अपॉन में S होता था। ये आउटर के लिए इसलिए मैं एक 0 लगाई हूँ, O लगाई हूँ। ये हो जाएगा R2I अपॉन में S, इनर का रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा X2O एंड दिस इज X2I। तो ये पूरा, और ये दोनों कंबाइन करके आप इसे बोल दीजिए I1। तो ये पूरा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, देख लीजिए डबल केज रोटर का। डबल केज रोटर का अगर इसको मैं कंबाइन करूं इम्पिडेंस की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा Z2O, और ये आपका हो जाएगा Z2I। Z2I आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर होगा। इक्विवेलेंट सर्किट कुछ नहीं है, स्टेटर बनाया है मैंने, रोटर बनाया है, और दोनों ही हम लोग रोटर को आउटर और इनर केज को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये आपका करंट फ्लो होने लगेगा, यहाँ से इनर में फ्लो होने लगेगा। रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एंड दोनों को मिलाएंगे तो इम्पिडेंस। फर्स्ट पॉइंट, अगर मेरे को यहाँ से Z इक्विवेलेंट निकालना पड़ा तो क्या कहेंगे, देखिए ये Z2O एंड Z2I दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, उसके साथ हमारा Z1 सीरीज में कनेक्टेड है। तो दिस वुड बी Z1 प्लस Z2O कनेक्टेड इन पैरेलल विथ Z2I। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट इम्पिडेंस। यहां से Z1 क्या है, R1 प्लस JX1, देख लीजिए। Z2O क्या है, आउटर का,
ये लिख लीजिए बगल में स्टेटर का है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमारे स्टेटर का इम्पीडेंस है, स्टेटर का इम्पीडेंस है या फिर प्राइमरी का इम्पीडेंस है। Z2O क्या है हमारा, देख लीजिए, ये हो जाएगा R20/S प्लस JX2O। ठीक है, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। Z2I आपका क्या है, R2I/S प्लस J टाइम्स ऑफ X2I। ये आपका आउटर केज का है, दिस स्टैंड फॉर आउटर केज, एंड ये आपका हो जाएगा इनर केज। देख लीजिए, देख लीजिए। अब यहाँ पर मुझे पावर डेवलप्ड निकालना पड़ रहा है। अगर आउटर और इनर का मैं अलग अलग निकालूं तो यहाँ से आपका करंट हो रहा है I20 I2I। पावर डेवलप्ड क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस में कंसिडर करना है, ये मैं मिटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेसिंग का मुझे दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम, ज़्यादा स्पेस नहीं है। यहीं पर आप लिख लीजिए पावर डेवलप्ड इन आउटर केज। पहला, पावर डेवलप्ड इन आउटर केज, जिसे आप PDO कह रहे हैं, ये हो जाएगा आपका I20² इंटू R20/S। ठीक है। सेकेंड, पावर डेवलप्ड इन इनर केज, पावर डेवलप्ड इन इनर केज, जिसे हम बोल रहे हैं PDI इक्वल टू I2I² R2I/S। कुछ नहीं, I² R लॉस है डिवाइडेड बाय S हम लेते थे इक्विवेलेंट सर्किट में। यहाँ से आप लोग टोटल पावर PT निकाल सकते हैं। देख लीजिए, PD0 प्लस PDI करेंगे तो यहाँ से इनर और आउटर का मिल जाएगा। ये मिलेगा I20² R20/S प्लस I2I² इंटू R2I/S। तो ये आपका टोटल पावर डेवलप्ड मिलेगा इनर केज का प्लस आउटर केज का। जरा सा हम टॉर्क के बारे में और बात कर लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल आप लोगों को पूरे इंडक्शन मोटर में टॉर्क का ही कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, टॉर्क का ही एक्सप्रेशन आप निकाले हैं। यहां से आप लोगों को पता है पावर इज इक्वल टू T⍵m होता है, और ⍵m की वैल्यू आप लोगों को पता ही है 2π/N/60 होता है। ठीक है, 2πN/60 होता है। इस Ns/60 को हम स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार कई बुक में आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ऐसे भी लिखा रहता है, इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा स्मॉल ns और कैपिटल Ns से। स्मॉल ns इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल Ns/60। यहाँ से टॉर्क डेवलप्ड इन आउटर केज क्या हो जाएगा, P डेवलप्ड आउटर अपॉन में 2π/Ns, यही होगा। पुट कर देती हूँ मैं पावर डेवलप्ड का I2² I/S डिवाइडेड बाई 2π/Ns तो है ही प्रेजेंट, ये 2π/Ns एक साथ है सिंक्रोनस स्पीड वाला। नेक्स्ट, टॉर्क डेवलप्ड इनर का अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा पावर डेवलप्ड इनर अपॉन में 2π/Ns इज इक्वल टू I2I² R2I अपॉन में 2π/Ns इंटू S। देख लीजिए, अब आप लोगों को पता होना चाहिए इसका और इक्वेशन अगर मैं और निकालना चाहूँ, दोनों का रिलेशन निकालना चाहूँ तो कितना बनेगा, ये आप लोगों को थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो इसका आप रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो इतना बस आप समझ लिए तो रेशो आप कभी भी निकाल सकते हैं। आपको बस आपके MCQs क्वेश्चन के लिए ये पढ़ना है कि दो केज कैसे कनेक्टेड रहते हैं पैरेलल में, आउटर केज की प्रॉपर्टी क्या होती है ये पढ़ना है, और इनर केज की प्रॉपर्टी क्या होती है ये पढ़ना है। और दोनों का रिजल्टेंट आप देखेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी ये सब अगर मेंस में पूछा जाता है जनरली, इतना ज़्यादा आप लोगों के सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, तो इतना बस आप लोगों को पता होना चाहिए जितना मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। उसके बाद आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना लिख लीजिए। फिर हम अपने हार्मोनिक्स की तरफ बढ़ते हैं, इसमें जिसमें भी हम स्पेस हार्मोनिक, टाइम हार्मोनिक्स और स्लॉट हार्मोनिक्स की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब हम आते हैं हार्मोनिक्स में, जिसमें पहला आप लिखिए स्पेस हार्मोनिक, हेडिंग डालिए, और स्पेस हार्मोनिक को हम फेस बेल्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। इसे भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए।
फेस बेल्ट हार्मोनिक कहा जाता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें से आप लोगों को जनरली न्यूमेरिकल देखने को मिलता है और कैसा मिलता है वो मैं देख लेती हूँ। छोटा छोटा बस लॉजिकल बेस्ड न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। ओके, दिस इज स्पेस हार्मोनिक्स पहला, या फिर फेस बेल्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं इसे, ठीक है। स्पेस हार्मोनिक और फेस बेल्ट हार्मोनिक कहते हैं। क्या होता है ये एयर गैप फ्लक्स जो होता है हमारा, एयर गैप फ्लक्स जो सेटअप होता है 3 फेस स्टेटर वाइंडिंग में, वो हमारा साइनोसॉइडल करंट कैरी करता है जो कि नॉन साइनोसॉइडल नेचर का होता है। इसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी सी हार्मोनिक आती है। हार्मोनिक अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो हार्मोनिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, मतलब जितना भी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए फंडामेंटल, अगर वो हमारा ट्रिप्लेन होते जाएगा फिफ्थ, हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स, हायर फ्रीक्वेंसी टर्म को हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। अगर सिंपल सेंस में बोलूं हार्मोनिक्स, ये बहुत हम लोग जितने भी मशीन पढ़ते थे वहां हार्मोनिक्स का टर्म प्रेजेंट था। इसे हम बोलते हैं हायर फ्रीक्वेंसी टर्म। हायर फ्रीक्वेंसी टर्म इज नोन एज हाई फ्रीक्वेंसी, इज नोन एज हार्मोनिक्स। अगर मैं स्पेस हार्मोनिक की बात करूं तो हमारा जो एयर गैप फ्लक्स सेटअप होता है स्टेटर और रोटर के बीच में, आप लोगों को पता है एयर गैप आता है और ये इसे यहां पर हम लोगों का जनरेट होता है, ठीक है। तो एयर गैप फ्लक्स सेटअप बाय अ 3 फेस वाइंडिंग, 3 फेस स्टेटर वाइंडिंग carrying sinusoidal current carrying sinusoidal current is of non sinusoidal nature। देखिए हमेशा हमारा नॉन साइनोसॉइडल की वजह से ही हमारा हार्मोनिक्स डेवलप होता है, ठीक है। नॉन साइनोसॉइडल की वजह से हमारा हार्मोनिक्स डेवलप होता है और हम बोल सकते हैं स्पेस हार्मोनिक फील्ड डेवलप होता है। दिस स्पेस हार्मोनिक्स fields are developed by वाइंडिंग्स की वजह से हो सकता है, स्लॉटिंग की वजह से हो सकता है, स्लॉटिंग है ये डबल टी है, स्लॉटिंग की वजह से हो सकता है, वाइंडिंग की वजह से हो सकता है, और हमारा एयर गैप लेंथ इरेग्युलरिटी की वजह से होता है। अगर एयर गैप लेंथ हमारा इरेग्युलर है उसकी वजह से भी हमारा हार्मोनिक्स होता है। तो ये सब कुछ रीजन है, ये स्पेस हार्मोनिक होने का। जब मैं सिंक्रोनस मशीन आप लोगों को डिस्कस कर रही थी वहां पर भी मैंने बताया था बेल्ट हार्मोनिक का कंसेप्ट। 6K +-1 मैंने बताया हुआ था। 6K +-1, 6K +1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है एंड 6K -1 रिवर्स डायरेक्शन में होता है। वही चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे और क्वेश्चन इसी से आता है। ये जस्ट थ्योरेटिकल है, इससे कहीं भी आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेगा स्पेस हार्मोनिक्स में, बट अभी जो मैं टेबल बनवाऊंगी वहां से आप लोगों को जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोगों ने स्पेस एंगल थीटा देखा हुआ था, तो हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हमारा स्पेस हार्मोनिक्स के लिए। हम जो एक्सप्रेशन लिखेंगे साइन के टर्म में नेचर, अगर मैं नेचर लिखूंगी यहां पर तो नेचर हो जाएगा साइन n ओमेगा t प्लस n थीटा। देखिए थीटा मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ये स्पेस एंगल होता है। क्योंकि हम लोगों को स्पेस हार्मोनिक्स लेना है तो यहां पर हम लोगों को n थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम टाइम हार्मोनिक देखेंगे तो टाइम के साथ n का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, वेयर n इज 1, 3, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। 1 हमारा 1, 3, 5 एंड सो ऑन हमारा रहता है। ये हमारा हो जाएगा नेचर।
स्पेस हार्मोनिक है, देख लीजिए फिर से मैं बता रही हूँ, स्पेस एंगल थीटा होता है, थीटा के साथ एन का मल्टीप्लिकेशन होगा तब जाके हम कहेंगे स्पेस हार्मोनिक और फेस बेल्ट हार्मोनिक। ठीक है, अब यहां पर हम एंगल देख लेते हैं। यहां पर हम हार्मोनिक्स देखेंगे, फंडामेंटल है कि ट्रिपलन है कि फिफ्थ है, सेवेंथ है। ठीक है, यहां पर हम एंगल्स देखेंगे, यहां हम सीक्वेंस देखेंगे और यहां हम रोटेशन देखेंगे। पहले आप हेडिंग डालिए फिर मैं आपको समझाती हूं। ठीक है, देखिए हम लोगों को जनरली पढ़ना पड़ता है फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ एंड सेवेंथ तक आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो हार्मोनिक में पहला हो जाएगा फंडामेंटल, उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड हार्मोनिक, ये सब मैं स्पेस हार्मोनिक की बात कर रही हूं। फिर हम पढ़ते हैं फिफ्थ हार्मोनिक 1 3 5 देख लीजिए, एंड फिर हम पढ़ते हैं सेवेंथ हार्मोनिक। ऑड लेते हैं, यहां पर मैंने 2 3 4 नहीं लिखा है, 1 3 5 मैंने लिखा है क्योंकि हमारा n की वैल्यू 1 3 5 जनरली ऑड लिया जाता है। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए जब भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो वहां पर हम लोग का होता है 0 -120 एंड +120। हम लोग लिखते थे कि हमारा जो 3 फेज वाइंडिंग 3 फेज है वो 120 डिग्री अपार्ट होता था। अगर मैंने रिप्रेजेंट किया एक को 0 से तो दूसरा वाला -120 पे होगा, तीसरा वाला +120 पे होगा और इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव सीक्वेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस रोटेशन हमेशा होता है फॉरवर्ड। स्टार्टिंग है ये हम लोग क्या लेते हैं, इसको हम बेंचमार्क लेते हैं फॉरवर्ड। थर्ड हमेशा याद रखिएगा, इसमें थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। थर्ड हमेशा कोफेजल होता है, यानी कि 0 0 0, कोफेजल का मतलब है 0 डिग्री 0 डिग्री एंड 0 डिग्री। कोफेजल होता है। ठीक है, इसका फेज सीक्वेंस होता है 0 एंड ये होता है हमारा रोटेशन 0। ठीक है, 0 होने का मतलब है कि कोई भी रोटेशन नहीं होगा, तो यहां पर लिख लीजिए नो रोटेशन। फिफ्थ हमेशा हमारे फंडामेंटल के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि अगर ये 0 है, ये -20 है तो यहाँ पर +120 आएगा, ये +120 है तो ये -120 आएगा। फेज सीक्वेंस अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो फिफ्थ का हमेशा नेगेटिव होता है, ये आप याद रख लीजिए। और इसके लिए ये फॉरवर्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा रिवर्स रोटेशन। अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। सेवेंथ हार्मोनिक्स हमेशा फंडामेंटल के सेम होता है, यानी कि 0 -120 +120। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होता है तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, और ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड। तो इतना आप लोगों को समझना है स्पेस हार्मोनिक्स। उसके बाद हम 6K +-1 बेल्ट हार्मोनिक भी देख लेंगे। इसे आप नोट पॉइंट में लिख लीजिए, ये पूरा आप टेबल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये आप टेबल फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम मैग्नीट्यूड ऑफ एमएमएफ देखेंगे, और स्पीड देखेंगे। तो ये मैं मिटा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मैं अगेन बोल रही हूँ, आप लोगों को याद करिए। हमेशा थर्ड हार्मोनिक कोफेजल होता है, 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, कोई रोटेशन नहीं होता है। फिफ्थ हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ द फंडामेंटल होता है, और सेवेंथ हार्मोनिक हमेशा सेम फेज सीक्वेंस में होता है फंडामेंटल के। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा समझना है और याद रखना है, स्पेस हार्मोनिक का कंसेप्ट है पूरा। ठीक है, अब आप लोग देखिए ऑर्डर ऑफ स्पेस हार्मोनिक हम लोगों ने देखा था 6K +-1। यहां पर जैसा कि मैंने कहा इसे बेल्ट हार्मोनिक बोलते हैं, तो ऑर्डर ऑफ स्पेस हार्मोनिक क्या हो जाएगा 6K +-1। 6K +-1 जो हमारा 6K +1 होता है
वो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो 6k-1 होता है वो होता है रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आया। k यहां पर हमारा 1 2 3 4 है, k 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप मुझे ये बताइए, जब आप 6k+1 लेंगे तब कौन कौन सा टर्म आएगा, और 6k-1 लेंगे तो कौन कौन सा टर्म आएगा। पुट करके बताइए। k की वैल्यू 1 रखिए तो 6 × 1 + 1 7 आएगा। 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 6k 2 12 + 1 13 आएगा। 3 रखिए तो 6 × 3 18 + 1 19 आएगा एंड सो ऑन। यहां से देखिए k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 × 1 - 1 5 आएगा। 2 रखेंगे तो 6 × 2 12 - 1 11 आएगा। 3 रखेंगे तो 18 - 1 17 आएगा एंड सो ऑन। इतना आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद आप देख लीजिए, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहती हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ MMF ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल। मान लीजिए अगर फंडामेंटल का F1 है तो हमारा MMF स्पेस हार्मोनिक का F1 अपॉन में 6k+-1 हो जाएगा। 6k+-1 हो जाएगा। ठीक है, 6k+-1 हो जाएगा। या फिर आप ये बोल लीजिए F1 अपॉन में पहला 5, सेकंड F1 अपॉन में 7, F1 अपॉन में 11, F1 अपॉन में 13, F1 अपॉन में 17, F1 अपॉन में 19 एंड सो ऑन। मान लीजिए हमारा MMF फंडामेंटल का F1 है तो स्पेस हार्मोनिक का अपॉन में चला जाता है, अपॉन में चला जाता है, यानी कि F1 अपॉन में 6k+-1। तो F1 अपॉन 5, F1 अपॉन 7, F1 अपॉन 11, F1 अपॉन 13, F1 अपॉन 17, F1 अपॉन 19। ये पूरा हमारा MMF ऑफ स्पेस, ये MMF ऑफ स्पेस है और नहीं है, ये आ जाएगा। तो यही सब आप लोगों को MCQs क्वेश्चन में बना दिया जाता है। अब मैं लिखवाने जा रही हूँ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है अगर पूछेगा स्पेस हार्मोनिक का। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने MMF देखा वैसे ही सेम हम लोगों का सिंक्रोनस स्पीड का होगा। लिख लीजिए स्पीड ऑफ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। लिखना है आप लोगों को स्पीड ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल। स्पीड कितना होगा, मान लीजिए फंडामेंटल का आपका NS स्पीड है, इसके लिए 6k+-1 हो जाएगा, 6k+-1 हो जाएगा। NS आपका फंडामेंटल का है, स्पीड ऑफ फंडामेंटल। ठीक है, स्पीड ऑफ फंडामेंटल। अब मैं अगर बोलूं स्पीड ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स, ये हमारा फर्स्ट नोट पॉइंट था। सेकेंड नोट पॉइंट है स्पीड ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप क्या क्या लेते थे, 6k+1 लेते थे, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर NS अपॉन 6k+1 लेना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। दैट इज k की वैल्यू 1 रखेंगे तो NS अपॉन में कितना आएगा, 7। 2 रखेंगे तो NS इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 × 2 12 13 19। ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पेस हार्मोनिक का आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आपका आंसर। जो भी स्पीड दिया है, मान लीजिए आप लोगों को फंडामेंटल का स्पीड 1000 RPM दिया है, 1000 अपॉन में 7 करेंगे। मान लीजिए 7th के लिए निकाल रहे हैं आप एग्जाम्पल, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है MCQs में। मान लीजिए 7th हार्मोनिक्स स्पेस हार्मोनिक के लिए निकाल रहे हैं आप,
तो फंडामेंटल का मान लीजिए 1000 है आरपीएम, डिवाइडेड बाय आप लोगों को 7 करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है स्पेस और टाइम हार्मोनिक में। तो स्पेस हार्मोनिक में हमेशा देखिए डिवाइड कर रहे हैं, 7th के लिए पूछा तो 7 से डिवाइड करिए, और हमें पता है 7th हमेशा पॉजिटिव सीक्वेंस होता है और फॉरवर्ड रोटेशन होता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अगर 13 के लिए बोला तो डिवाइडेड बाय आप 13 करिए, 19 के लिए बोला तो डिवाइड करिए, हमेशा आप लोगों को डिवाइड करना है। थर्ड नोट पॉइंट है स्पीड ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स, स्पीड ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स इन रिवर्स डायरेक्शन, इन रिवर्स डायरेक्शन जिसे हम बोलेंगे 6k-1। 6k-1 वाला आप जब हार्मोनिक लेंगे तो उसे हम बोलेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, यहाँ पर ns अपॉन में 6k-1 हो जाएगा। दैट इज कौन कौन से आएंगे, n की वैल्यू 1 रखिए 5 आएगा, n की वैल्यू 2 रखिए कितना आ जाएगा 11, n की वैल्यू 3 रखिए 17 आएगा, ऐसा आएगा। अगर मान लीजिए हम लोगों को एग्जाम्पल, अगर हम लोगों का फंडामेंटल का जो स्पीड है वो 1000 आरपीएम दिया है, 5th का अगर आपको निकालना है, 5th का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 अपॉन में 5 दैट इज 200 आरपीएम पे मूव करेगा इन नेगेटिव सीक्वेंस एंड रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट है, देख लीजिए आपका स्पेस हार्मोनिक और बेल्ट हार्मोनिक का। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट। स्पेस हार्मोनिक किसकी वजह से होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर हमारा होता है स्पेस बेल्ट हार्मोनिक 6k+-1 एमएमएफ या फिर स्पीड दोनों में ही हम क्या करेंगे, फंडामेंटल अपॉन में 6k+-1 करेंगे। अगर +1 वाला आया तो हम इसे बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर रिवर्स वाला आया तो 6k-1 नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, रिवर्स डायरेक्शन में। तो एग्जाम्पल आप लोगों को पूछा गया है, फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी 1000 आरपीएम दिया है, 7th स्पेस हार्मोनिक्स के लिए निकालना है तो डिवाइडेड बाय 7 करेंगे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव सीक्वेंस। अगर आप लोगों को रिवर्स डायरेक्शन में पूछा है तो 5th हार्मोनिक के लिए आप लोगों को डिवाइडेड बाय 5th करना पड़ेगा इन रिवर्स डायरेक्शन। ये पूरा कंसेप्ट आपका यहाँ क्लियर होता है स्पेस हार्मोनिक्स का। अच्छे से तरीके से पढ़िएगा और डिफरेंस समझिएगा स्पेस हार्मोनिक और टाइम हार्मोनिक्स, क्योंकि अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टाइम हार्मोनिक्स, ठीक है। उसके बाद स्लॉट हार्मोनिक्स बचा रहेगा। बस इतना आप लोगों को समझ जाना है, फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए टाइम हार्मोनिक्स। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए टाइम हार्मोनिक्स। ये टॉपिक आप लोगों के एग्जाम के लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए इस टॉपिक से और देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा जो हार्मोनिक्स है वो है टाइम हार्मोनिक्स। टाइम हार्मोनिक्स, टाइम हार्मोनिक्स। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा डेफिनेशन समझने की जरूरत नहीं है, बस यही समझना है कि टाइम हार्मोनिक्स आर जनरेटेड बाय सोर्स वेरिंग नॉन साइनसॉइडली विथ टाइम। नॉन साइनसॉइडली वेरिंग विथ टाइम इसकी वजह से होता है। टाइम के रिस्पेक्ट में बात करनी है, जैसे कि वहां पर हम स्पेस एंगल थीटा एन थीटा कर रहे थे, यहां पर हम लोगों का नेचर होगा, यहां पर जो आपका नेचर होगा वो हो जाएगा साइन एन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब हम टाइम के रिस्पेक्ट में n का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, देख लीजिए n इक्वल टू 1, 3 एंड 5 एंड सो ऑन। t हमारा यहाँ पर है टाइम और हमारा नॉन साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। नॉन साइनोसॉइडली वेरिंग कर रहा है टाइम के साथ। अब से फिर से आप लोगों को टाइम हार्मोनिक देखना है। एक तरफ टाइम हार्मोनिक्स लिखिए, एक तरफ स्पीड लिखिए और एक तरफ रोटेशन लिखिए। एक तरफ आप लोगों को रोटेशन लिखना है। तो फंडामेंटल थर्ड हार्मोनिक के लिए अगर मैं लिखूंगी
थर्ड हार्मोनिक के लिखूंगी, पहले हम लेते हैं थर्ड हार्मोनिक, फिर हम लेंगे फिफ्थ हार्मोनिक, फिर हम लेंगे सेवेंथ हार्मोनिक। तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, थर्ड वाला चाहे वो टाइम हो चाहे स्पेस हो, हमेशा होता है कोफेजल, नो रोटेशन होता है। यहाँ पर हम लोग का स्पीड हो जाएगा 0 एंड रोटेशन नो, नथिंग। फंडामेंटल के लिए मैंने लिया है यहाँ पर, फंडामेंटल के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1000 आरपीएम, फंडामेंटल के लिए लिया है मैंने 1000 आरपीएम। अगर टाइम हार्मोनिक्स है तो जैसे मैंने बताया अभी, स्पेस हार्मोनिक में हम डिवाइडेड बाय 5 या 7 करते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और हम लोग को पता है फंडामेंटल के कंपैरिजन में फिफ्थ वाले का हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहाँ लिख लीजिए फिफ्थ के लिए नेगेटिव सीक्वेंस होता है, सेवेंथ के लिए होता है पॉजिटिव सीक्वेंस। और आप लोग को लिए थर्ड को तो पता ही है, नो सीक्वेंस नो रोटेशन। नेगेटिव के लिए हम लोग को हो जाएगा -5 × 1000, दैट इज -5000 आरपीएम। माइनस कहने का मतलब है नेगेटिव रोटेशन है, रिवर्स डायरेक्शन में। सेवेंथ के लिए हम लोगों का हो जाएगा 7 × 1000 आरपीएम इज इक्वल टू 7000 आरपीएम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या फिर पॉजिटिव सीक्वेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन। तो ये टेबल है, इस टेबल से ही आप एक्सप्लेन कर पाएंगे टाइम हार्मोनिक और स्पेस हार्मोनिक का पूरा कंसेप्ट। देख लीजिए, ये आपका टेबल है। 3 टेबल मैंने ड्रॉ किया है, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक्स के लिए। बस इतना ही आप लोगों को समझना है। इसके बाद आप लोग को स्लॉट हार्मोनिक, जैसे हम टूथ हार्मोनिक्स, स्लॉट हार्मोनिक्स, रिपल सब कहते हैं, ये देख लेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया स्पेस हार्मोनिक्स और टाइम हार्मोनिक्स का पूरा कंसेप्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे स्लॉट हार्मोनिक्स का। तो हेडिंग डालिए स्लॉट हार्मोनिक, स्लॉट हार्मोनिक जिसे हम टूथ हार्मोनिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका स्लॉट हार्मोनिक, पहले इसका नाम और क्या क्या बोलते हैं ये लिख लीजिए, फिर मैं आप लोग को सिंपल सा फॉर्मूला है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। इसे हम टूथ हार्मोनिक्स भी बोलते हैं, इसे हम स्लॉट रिपल भी बोलते हैं और टूथ रिपल भी बोलते हैं। ये 4 टर्मिनोलॉजी इसके नाम का है। ठीक है, देख लीजिए, 4 नाम से ही समझ में आ रहा है। स्लॉट यानी कि स्लॉट हार्मोनिक्स आर कॉज्ड ड्यू टू वेरिएबल रिलक्टेंस कॉज्ड बाय स्टार्टिंग द स्टेटर और रोटर और बोथ। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस की वजह से होता है रिलक्टेंस। वेरिएबल रिलक्टेंस किसमें, स्टेटर या फिर रोटर या फिर बोथ, दोनों में हो सकता है। टूथ में हो सकता है स्लॉट, और हम कटिंग देख चुके हैं स्लॉट कैसा रहता है, कितने तरीके का रहता है। इसमें बस आप लोगों को ऑर्डर ऑफ स्लॉट हार्मोनिक पढ़ना है, वो इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर ऑफ स्लॉट हार्मोनिक्स लिख लीजिए। ये होता है 2s/p ±1। कुछ नहीं है, यहाँ पर s हमारा नंबर ऑफ स्लॉट्स है, p हमारा नंबर ऑफ पोल्स है। ठीक है, p नंबर ऑफ पोल्स है। ऑर्डर ऑफ स्लॉट हार्मोनिक्स, p हमारा नंबर ऑफ स्लॉट है s। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस के लिए अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2s/p +1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जितने भी हार्मोनिक्स होंगे 2s/p +1 वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के होंगे एंड 2s/p -1 होंगे रिवर्स डायरेक्शन के। तो इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था डिस्कशन करने के लिए। फॉर्मूला अगर पूछता है तो पूछता है, अदरवाइज इसमें s और p दे देगा, आपको वैल्यू निकालने बोलेगा। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेस एंड टाइम हार्मोनिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही कंसेप्ट था पूरा हार्मोनिक्स का। इतना आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं जाना है, जो MCQs क्वेश्चन आता है वही मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर।
नोट डाउन कर लीजिए जितने भी हार्मोनिक्स, और बस डिफरेंस ये समझना है, स्पेस हार्मोनिक्स में डिवाइड करते हैं, टाइम हार्मोनिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज़ का बस आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा स्पेस हार्मोनिक्स है या फिर टाइम हार्मोनिक्स है। ठीक है, टाइम हार्मोनिक्स जनरली लोगों को पता होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन स्पेस हार्मोनिक्स नहीं पता रहता है, जनरली डिवाइड करते हैं। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉगिंग एंड क्रॉलिंग। अगर इंडक्शन मोटर का कोई मैं टॉपिक बोलूं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पता होना चाहिए, वो कॉगिंग एंड क्रॉलिंग है। हेडिंग डाल लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉगिंग, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग, मैग्नेटिक लॉकिंग, मैग्नेटिक लॉकिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज के अंडर आता है। आप लोगों को कॉगिंग और मैग्नेटिक लॉकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे चाहें तो ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। एमसीक्यूज क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से पूछा जाता है, और अगर आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर बोलेगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, और आपको 3-4 टर्म एक्सप्लेन करने को बोलेगा, जिसमें आपको कॉगिंग इंपॉर्टेंट है और क्रॉलिंग इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा लॉजिक है। देखिए हमारा क्या होता है, S1 मान लीजिए स्टेटर स्लॉट होता है, S2 हमारा रोटर स्लॉट होता है। तो कभी भी एक दूसरे की ये बराबर नहीं होने चाहिए, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो लॉक हो जाएंगे हमारा। इसी चीज को हम टेक्निकल टर्म में कॉगिंग बोलते हैं या फिर मैग्नेटिक लॉकिंग बोलते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं, when the stator slots S1 is equal to or an integral multiple of rotor slots S2, the machine refused to start. The machine or motor refused to start. ठीक है, मैग्नेटिक लॉकिंग अगर हो जाएगा, दोनों इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएंगे या फिर दोनों इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे कि ये मशीन मैग्नेटिक लॉक्ड हो जाएगा, और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। ठीक है, और अगर S1 इज इक्वल टू K टाइम S2 हो जाएगा, तो एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट फोर्स डेवलप हो जाएगा बिटवीन स्टेटर एंड रोटर एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग। तो इसी चीज को हम लोगों को एलिमिनेट करना है। यहाँ पर S1 हमारा क्या है, देखिए स्टेटर स्लॉट है, S2 हमारा है रोटर स्लॉट। अगर इफ S1 is K times of S2 where K is an integer, suppose K equal to 1 हुआ तो हमारा S1 equal to S2 हो जाएगा। अगर K is equal to 2 हुआ तो S1 is equal to 2S2 हो जाएगा। इंटीजर अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो ये देखिए मल्टीपल आते जा रहा है, ये इक्वल है, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ना ही इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए मैग्नेटिक लॉकिंग के लिए, अदरवाइज हमारा मशीन फेल टू रिफ्यूज टू स्टार्ट, बंद हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। इसीलिए हमें इस फेनोमेना को, और इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, दिस फेनोमेना इज नोन एज कॉगिंग। इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं कॉगिंग। अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो आप इतना डेफिनेशन अगर प्रॉपरली दे देते हैं तो आपको जरूर जितने भी 2 नंबर का है तो फुल 2 मार्क्स मिलेगा, 5 का है तो 5 मिलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। एमसीक्यूज क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, ये आपको स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कॉगिंग, COGGING, कॉगिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अब आप क्या करना है, टू रिड्यूस कॉगिंग, रिड्यूस करने के लिए इस फेनोमेना को आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप लोगों को पहला तो ये है, हमेशा S1 शुड नॉट बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ S2। द स्टेटर स्लॉट शुड नॉट बी द इंटीग्रल मल्टीपल और इक्वल टू द रोटर वाइंडिंग। तो यहां लिख लीजिए, द स्टेटर स्लॉट शुड नॉट be equal or integral multiple of rotor slot।
ठीक है, रोटर स्लॉट के कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल या फिर इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां लिखा है S1 इज नॉट इक्वल टू K टाइम्स ऑफ S2, कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकेंड, बाय यूजिंग स्क्यूड रोटर, स्क्यूड रोटर, ठीक है, जो हमारा रोटर है उसमें हम इस तरीके का स्क्यूइंग रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा कटिंग रहेगा, इसको हम बोलते हैं स्क्यूड रोटर। तो ये पूरा फेनोमेना होता है मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग का, इसे आप नोट कर लीजिए और इंपॉर्टेंट मार्क करके आपके फॉर्मूला शीट या इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट में मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या होती है वो हम देखेंगे, क्रॉलिंग है वो हम देखेंगे। आई थिंक ये आप लोग को समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, इस मैग्नेटिक लॉकिंग से आप लोग को समझ में आना चाहिए, दोनों लॉक हो जाएगा अगर इस तरीके का इंटीग्रल मल्टीपल होगा या फिर इक्वल होगा, और लॉकिंग हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालना है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस टॉपिक से, सीधे पूछेगा डेफिनेशन, इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, लिख लेते हैं। क्रॉलिंग, CRAWLING, क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब क्या है कि हमारा विद द नॉन इंटीग्रल मल्टीपल स्लॉट्स ऑफ स्टेटर एंड रोटर, there is a tendency of the motor to run at low speed, वो भी 1/7 of the synchronous speed, ठीक है, 1/7 ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड पे ऑफ द नॉर्मल, 1/7 ऑफ द नॉर्मल स्पीड। और एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस फेनोमेना इज नोन एज क्रॉलिंग। तो होता क्या है, अगर इस टाइप का अरेंजमेंट करते हैं विद नॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्टेटर एंड रोटर स्लॉट्स, जैसे कि हम देखे थे S1 शुड नॉट बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ S2, लेकिन हमारे मोटर में एक टेंडेंसी होती है 1/7 स्पीड पे वो रोटेट करने लगता है अपने नॉर्मल स्पीड पे, लो स्पीड पे, और इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं क्रॉलिंग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। एक बेसिक टर्मिनोलॉजी था वो मुझे लगा एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है, एक्सप्लेन करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये लिखवाया है। बाकी इसमें आप और एक्सटेंड कर सकते हैं थ्योरी, चाहे तो आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो बुक से पढ़ लीजिए, बट मेरे हिसाब से आपको अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर डेफिनेशन पूछा जाएगा तो सिर्फ आप इतना लिख करके आएंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और एमसीक्यूज क्वेश्चन में तो डायरेक्ट पूछा जाता है द टेंडेंसी ऑफ इंडक्शन मोटर टू रन एट अ स्पीड दैट इज 1/7 ऑफ द नॉर्मल स्पीड इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड क्रॉलिंग। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है कॉगिंग एंड क्रॉलिंग से। आज का हमारा लास्ट देखिए टॉपिक है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। इक्विवेलेंट सर्किट से मोस्टली क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इसमें अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ना है तो बहुत ही ज़्यादा सेमेस्टर में आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे, वो आपको पूछा जाता है मेंस में, बट इतने टफ क्वेश्चन एसएससी लेवल में नहीं पूछा जाता है। आपको आईएएस अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं ऊपर आपको इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा दे रही हूँ ताकि अगर आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लास्ट हेडिंग डालिए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। अब आपको पता है इंडक्शन मोटर में आप लोग को दो पार्ट पढ़ना है, स्टेटर और रोटर। तो पहला हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट स्टेटर का देखेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ स्टेटर पहला, ठीक है, यहां लिख लीजिए ऑफ स्टेटर।
दूसरा हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटर। फिर हम लास्ट में इन दोनों को कंबाइन करके पूरा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, कंबाइनिंग बोथ स्टेटर एंड रोटर। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। और आई होप ये आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल सा है। R1 X1 ही बस आप लोग को कंसिडर करना है, बस R1 X1 कंसिडर करना और उसका पूरा एक्सप्लेन कर देना कि ये क्या चीज टर्मिनोलॉजीज गिवन है, ठीक है। तो लिखिए स्टेटर का आप लोगों को पता है एक रेजिस्टेंस होगा जिसे हम बोलते हैं R1, एक रिएक्टेंस होगा जिसे हम X1 बोलते हैं, एक हमारा आयरन लॉस कंपोनेंट होगा और एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये हमारा हो जाएगा स्टेटर का ईएमएफ, कुछ नहीं है, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ स्टेटर। देख लीजिए, नेमिंग कर देती हूं मैं यहां पर। ये आपका हो जाएगा R1 X1 R0 XM E1, ठीक है। यहाँ पर EMF A1 प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, E1 प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ स्टेटर। मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। R1 लिख लीजिए, R1 इज द स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेस, X1 is the stator reactance per phase, R0 is the iron loss component, XM is the magnetizing component and E1 is the stator EMF per phase। ये हो गया आपका स्टेटर का। रोटर का हम लोगों ने देखा था, रोटर में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक हमारा R2 है, X2 है और ये आपका हो जाएगा रोटर EMF। This is R2, this is JX2 and this is our E2 which is S times of E1। यहाँ पर भी आपका X2 जो रहता है वो S का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, S का मल्टीप्लिकेशन होता है। इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तब आपका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, देख लीजिए, ये हो गया R1 X1 R0 XM, ये बन गया आपका स्टेटर का। रोटर का अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ बना लीजिए, ये हो गया आपका रोटर साइड का। नेमिंग तो वही है, इन दोनों को ही मैंने कंबाइन करके लिखा हुआ है, R1 JX1 R0 JXM E1 E2 R2 X2। तो ये पूरा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है आपका स्टेटर और रोटर का और पूरे इंडक्शन मोटर का, ठीक है, पूरे इंडक्शन मोटर का। यहां पर से जो आपका करंट फ्लो होगा वो I2 होगा, I2 होगा, ठीक है। देख लीजिए, यहां से आप लिख लीजिए, दिस इज द रोटर रेजिस्टेंस पर फेस, रोटर EMF, रोटर रिएक्टेंस पर फेस एंड कंबाइनिंग ऑल दिस स्टेटर एंड रोटर, द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर इज शोन एज, देख लीजिए, एज दिस। तो ये आपका पूरा एक एग्जैक्ट, ये पूरा आपका इक्विवेलेंट सर्किट है स्टेटर का, रोटर का, कंबाइनिंग ऑल। अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो मेंस में आप लोग को एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जरूरत पड़ सकती है, वहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है। बट जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है लेक्चर, उसमें आप लोग को इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको प्री के लिए पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में हम और भी नए नए टॉपिक देखेंगे, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है, ओके। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।